हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. टुडे आई एम हियर once again with you, a new topic, new video on your screen. You can see today we will study keeping quiet, right? This is a very fantastic and masterful poem written by Pablo Neruda. You can see here Pablo Neruda. We will talk about Pablo Neruda as well, इंक्लूडिंग दिस पोएम. सो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक से. ठीक है, फ्लैमिंगो बुक जो है इंग्लिश का, क्लास 12 का, उससे पढ़ने वाले हम लोग. और ये पोएम नंबर 3 है, राइट. और आज इसके डिटेल को हम लोग समझेंगे स्टेंजा वाइज, लाइन वाइज. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I would like to request, please subscribe, share and hit the bell icon so you will get the upcoming video, right? कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, ठीक है, उसको लिखने वाले कौन हैं? पेब्लो नेरूडा, राइट. इनका डेथ ऑफ ईयर जो है 1973 है और बर्थ ईयर जो है वो 1904 है, यानी 1904 और 1973, ये 2 ईयर आपको याद रखना है. इसके बारे में एक चीज़ और है कि पेब्लो नेरूडा जो है ये इनका निक नेम है, ठीक है, निक नेम है. अब निक नेम क्या होता है? जो किसी का रियल नेम होता है, सपोज कोई भी राइटर का जो रियल नेम होता है उसको छुपा करके वो लोग जो है अपना शॉर्ट और निक नेम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उसी को यहाँ पे पेब्लो नेरूडा जो है अपना निक नेम यूज़ किए हैं, उसको पेन नेम भी कहा जाता है. यू कैन सी हियर पेन नेम, ठीक है. उनका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम जो है नेफ्टाली रिगार्डो रेइस बुसाल्टो है ना. ये थोड़ा लॉन्ग नेम है, लेंदी नेम है. तो पेब्लो नेरूडा को बेसिकली पेब्लो नेरूडा के नाम से ही लोग जानते हैं. और इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स जो लिखे हैं वो पेब्लो नेरूडा के नाम से ही लिखे हैं, राइट. लेकिन इनका ओरिजिनल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बुसाल्टो. क्लियर है? दूसरी बात ये है कि इस तरह के स्यूडोनिम और निक नेम सिर्फ पेब्लो नेरूडा ही नहीं यूज़ किए हैं, बल्कि आपको पता होगा कमला दास, जो इंडियन पोएट है कमला दास, उन्होंने अपनी राइटिंग जो है वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखा करती थी, ठीक है, माधवी कुट्टी. ये मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी क्लास में, क्लास 12 के इंग्लिश में जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66, वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, राइट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेब्लो नेरूडा जो है एक निक नेम है और उनका ओरिजिनल नाम जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, राइट. नेरूडा इस पोएम को लिखते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ देर के लिए रुकना है ना. नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी अपने आप का एग्जामिन करना, जांच करना, एनालिसिस करना, राइट. अपने आप का हम जांच कैसे करेंगे और ख़ुद को हम कैसे समझेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, ठीक है. हमारे लाइफ में जो रस चल रहा है, जो भागम भाग चल रहा है, उसको रोकना होगा थोड़ी देर के लिए, तब जा कर के हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे अपना. तो वही चीज़ के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पोएम को लिखा है पेब्लो नेरूडा ने. और ये क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अमंग द ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो एक सेपरेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का जो भाव उत्पन्न होता है, उसको वो ख़त्म करके ग्लोबल रिलेशन बनाने के लिए ये बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबल रिलेशन. तो ग्लोबल रिलेशन बनाने के लिए ये बोलते हैं पेब्लो नेरूडा, राइट. चलिए स्टेंजा वाइज हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि पोयम जो है वो स्टेंजा वाइज क्या कहता है, उसके बाद इस पोएम के एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में, और उसके बाद इस पोएम के पोइट्रिक डिवाइसेस को भी मैं डिस्कस करूँगा. पोइट्रिक डिवाइस मीन्स लिटरेरी डिवाइस. उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर के लिए. फर्स्ट स्टेंजा ये कहते हैं, नाउ वी विल
वी विल काउंट 12। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या कहता है, नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी चलिए हम लोग जो है 12 तक काउंट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 करके 12 तक काउंट करते हैं, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम लोग चुपचाप रहते हैं। यानी एक घड़ी है और घड़ी में बजते हैं कितना, 12 बजता है, राइट। घड़ी में कितने बजते हैं, 12 बजता है। तो वही पेब्लो नेरूदा का कहना है कि चलिए हम लोग 1 से लेकर के 12 तक काउंट करते हैं, यानी एटलीस्ट 12 आवर्स। और ये काउंट करने के दौरान में हम लोग को क्या करना है, कीप स्टिल, बिल्कुल चुपचाप रहना है, शांत रहना है, राइट। आगे वो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कहते हैं चलिए इस धरती के फेस पे, इस धरती पर, इस धरती के लेयर पर एक बार के लिए हम लोग कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, है ना। नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि पेब्लो नेरूदा चाहते हैं कि हम सभी जो पृथ्वीवासी हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो लोग कोई भी भाषा ना यूज़ करें। क्यों, लैंग्वेज एक बैरियर होता है। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई और अलग स्पेनिश बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, तो क्या है, इससे हम क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, चलिए कुछ देर के लिए 12 आवर्स के लिए हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। फिर आगे लिखते हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कुछ देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं, राइट। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने बॉडी के पार्ट्स को भी नहीं मूव करेंगे, यानी अपने आर्म्स को हम मूव नहीं करेंगे। हम लोग इस तरह से रुकेंगे जैसे कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्वाइट, राइट। ना बॉडी का मूवमेंट, ना लैंग्वेज स्पीकिंग, कुछ नहीं इस धरती पे, और सब लोग एक साथ, पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में सब एक साथ। तब क्या होगा, आगे स्टेंजा में देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली वो लिखे हैं, कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। यह जो है एक एक्जॉटिक मोमेंट बन जाएगा। एक्जॉटिक का मतलब होता है रेयर मोमेंट, स्ट्रेंज मोमेंट। क्यों, पूरी दुनिया के लोग जहाँ है वहीं पे रुक जाएंगे और कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे, कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करेंगे, राइट। तो कैसा मोमेंट होगा, बिल्कुल एक्जॉटिक होगा, बिल्कुल स्ट्रेंज होगा, वंडरफुल होगा, राइट। आगे वो फिर लिखते हैं विदाउट रस विदाउट इंजन्स, यानी ना कोई रस रहेगा लाइफ में और ना कोई व्हीकल्स चलेगा रोड पे। यहाँ पे इंजन्स जो है वो रेफर कर रहा है व्हीकल्स का, गाड़ियों का, और रस जो है हमारे लाइफ में जो भागम भाग है, सुबह से लेकर के रात सोने तक हम लोग अपने जीवन यापन के लिए पूरा भागते रहते हैं, ये करना है वो करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ देर के लिए जब तक 12 काउंट होगा तब तक सभी को रुक जाना है, रस नहीं रहना, ठीक है, और ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई व्हीकल्स चलेगा रोड पे। फिर आगे लिखते हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस समय हम लोग क्या हो जाएंगे, सभी टुगेदर हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से ये विचित्र हो जाएगा, नहीं रेयर हो जाएगा ये। क्यों, ग्लोबली हम सभी एक जगह पे शांत खड़े हो जाएंगे, ना कोई बोलेगा ना कोई हिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। चलिए आगे पेब्लो नेरूदा क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में लिखते हैं कि फिशरमैन, राइट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यानी इस 2 लाइन में उन्होंने लिखा है कि फिशरमैन जो है वो समुद्र में, शीत लहर वाला समुद्र में हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा वेल्स को। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हियर वेल्स रेफर्स टू होल फिश इन द सी। यानी वेल्स जो है, जो मछली है ब्लू वेल्स, ये पूरे समुद्र के मछलियों को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, राइट। जब हम सभी ग्लोबली रुक जाएंगे, सारे काम बंद हो जाएगा, हमारे लाइफ का रश बंद हो जाएगा, व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, एक्टिविटी बंद हो जाएगा, तो मछुआरे भी अपने काम को रोक देंगे और उस समय मछलियों को नुकसान नहीं होगा। आगे लिखते हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो लोग जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है, वो लोग अपने हर्ट हैंड्स को, यानी इंजर्ड हाथों को, घायल हाथों को वो देख पाएंगे और सोच पाएंगे कि हम लोग का हाथ जख्मी कैसे हो गया है,
राइट। यहाँ पे इस स्टेंजा में सेंस ये है कि हम लोग जो इतना भागम भाग लाइफ में कर रहे हैं अपने काम के प्रति, कि हम लोग खुद को एग्जामिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल, एक फिशरमैन का और सॉल्ट कलेक्टर का, ये दो एग्जाम्पल को दे करके पोएट हमें समझाने की कोशिश की है। राइट, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं पोएट हमें और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स के लिए तैयार होते हैं, वॉर विथ गैसेस वॉर्स विथ फायर, और वो लोग जो गैस से युद्ध करते हैं और फायर से युद्ध करते हैं, आग और गैस और ग्रीन, ये तीन जो रेफरेंस है, तीन जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रीन गैसेस है, जो मिसाइल्स हैं, जो बुलेट्स हैं, इवन जो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात जो हो रही है ग्लोबली, ये सारे वॉर्स के लिए वो पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि जब ये सारे वॉर्स होते हैं और विक्ट्री हो जाती है, जीत जाते हैं लोग, कॉन्कर हो जाते हैं, तो वैसे विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए नो सर्वाइवर ओवर देयर विद यू, आपके साथ कोई सर्वाइवर ही नहीं रहता है, यानी कोई बचता ही नहीं है आपके कंट्री में, आपके लोग, आपके रिलेटिव। तो फिर आप ये जो विक्ट्री लिए इस तरह के वॉर से, उसका बेनिफिट क्या मिला इंसान को, राइट, ये सोचने के लिए वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। नेक्स्ट लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो कहते हैं कि ये सब वॉर जो करते हैं, उस वॉर का बेनिफिट क्या है, उस विक्ट्री का बेनिफिट क्या है, जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री, तो उससे अच्छा है कि हम सभी एक नया कपड़ा शरीर में पहने और साथ में चलें, ठीक है, अपने भाइयों के साथ। यहाँ पे सेंस नया कपड़ा कहने का मतलब नई सोच, नई उम्मीद और न्यू ब्रदरेन एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की बात हो रही है, ग्लोबली टुगेदरनेस की बात हो रही है। ठीक है, ये सब वार वगैरह छोड़ करके एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हमें कहाँ पे रहना है, इन द सेम शेड, यानी वो शेड, शेड हियर रेफर्स टू स्काई। ठीक है, शेड जो है यहाँ स्काई को रेफर कर रहा है, यानी चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो, है ना, ऑल पीपुल ऑन दिस अर्थ आर अंडर द सेम शेड। ठीक है, इन द सेम शेड, स्काई के अंदर में रहते हैं, और जब ऐसे रहेंगे तो वी विल हैव अ सेम फैमिली, वन फैमिली, राइट। यहाँ पे वो चीज़ें कह रहे हैं पेब्लो नेरूदा। क्लियर है? What I want should not be confused, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, विथ टोटल इनएक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो कहते हैं कि आप कंफ्यूज मत होना, मैं जो कह रहा हूँ कि डूइंग नथिंग यानी कुछ मत करो, उसे ये मत समझना कि टोटल इनएक्टिविटी हो गया, यानी कम्प्लीटली इनएक्टिव हो गए आप, ऐसा नहीं है। आगे लिखते हैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी जीवन जो है वही है। कहने का मतलब है कि हमारा जीवन जो है निरंतर मूव करता है। ठीक है, मूविंग लाइफ होता है हमारा। हम लोग शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिर भी हमारा जीवन जो है मूविंग रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, तो ये आप मत समझ लेना कि जो पोएट है पेब्लो नेरूदा टोटल इन एक्टिविटी जो कह रहे हैं कि कुछ मत करिए 12 आवर्स के लिए, इसका मतलब वो डेथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे लाइन में देखिए लिखते हैं वो, आई वॉन्ट नॉट ट्रक विथ डेथ। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, और ये जो फ्रेज है नॉट ट्रक विथ, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट सपोर्ट या नॉट इन्वॉल्व विथ। यानी यहाँ पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि टोटल इनएक्टिव एक्टिविटी का जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं ऐसा मत समझना, कंफ्यूज मत होना कि मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ डेथ को, यानी सभी को मैं मरने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो नो ट्रक विथ है ना, इसका मीनिंग होता है इस फ्रेज का
टू इन्वॉल्व विथ और टू इंडोर्स, राइट। फिर से एक बार इस स्टेंजा को समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है ये। पेब्लो नेरूडा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पेब्लो नेरूडा कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आप कंफ्यूज मत होइए। वो कह रहे हैं ना कि कुछ देर के लिए सभी को क्वाइट हो जाना है और कुछ नहीं बोलना है, ना लैंग्वेज बोलना है, ना बॉडी मूव्स करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हम लोग समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिव हो जाइए। तो टोटल इनएक्टिव होने का मतलब आप कंफ्यूज ये नहीं होना है कि आपको डेथ की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लाइफ जो है वो तो चलता रहेगा। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जो हमारा जीवन है वो मूव होता रहेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, है ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और हमारा जीवन जो है निरंतर मूव करता रहता, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे। क्या सोचेंगे? परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। जो हमारे जीवन में जो सैडनेस आता है, जिसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्यों? हम सुबह से लेकर के सोने तक, रात तक, ठीक है, फ्रॉम अर्ली सिंस अर्ली मॉर्निंग टू नाइट, हम लोग क्या करते हैं? भागम भाग करते हैं अपने सर्वाइविंग के लिए, जीवन यापन के लिए। वही वो कहते हैं कि परहैप्स जो ये ह्यूज साइलेंस बनेगा ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में लोग जब कीप क्वाइट हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, ना व्हीकल्स चलेगा, ना कोई लैंग्वेज बोलेगा, तो ये जो साइलेंस है ये इंटरप्ट करेगा हमारे सैडनेस को, यानी हमारे लाइफ के स्ट्रेस को, जो अपसेट मोमेंट है उसको वो हटाएगा, इंटरप्ट करेगा, और हम लोग को एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका देगा, सोचने के लिए कि आखिर हम नाराज़ क्यों हैं, आखिर हम सैड और अपसेट क्यों हैं, किस बात के लिए हैं, राइट। इसीलिए कहते हैं। एंड आगे क्या लिखते हैं? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। और जब ये इंटरप्ट करेगा हमारे सैडनेस को, तब हम समझ पाएंगे कि हम खुद को समझ ही नहीं रहे हैं कभी, यानी हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं, और हम लोग डेथ से खुद को डराते रहते हैं, थ्रेटनिंग करते रहते हैं कि मरना है, मरना है, मरना है, राइट। तो डेथ से हम लोग खुद को डराते रहते हैं और खुद को हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेंजा। इन दिस नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट पेब्लो नेरूदा हैज़ मैसेज्ड हियर। वो कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Very very interesting and very very messageful stanza this is. वो कहते हैं कि शायद ये जो चीज़ें हैं हमारी, जो जीवन जीने की, जो हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, सैडनेस में बिता दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रस है हमारे लाइफ में और स्ट्रेस है हमारे लाइफ में, ये हमें कहीं ना कहीं डेथ से डराने से भी होता है, और हम अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो, राइट। तो इसीलिए इस स्टेंजा में कहते हैं कि हमें तो पृथ्वी से सीखने की ज़रूरत है, राइट। वी नीड टू लर्न फ्रॉम दी अर्थ। वो क्या हमें टीच कर सकते? अर्थ हमें क्या पढ़ा सकता है? अर्थ हमें ये पढ़ाता है कि जब कभी आपके लाइफ में सब कुछ लगे ख़त्म हो गया हो, तो कुछ देर बाद फिर से सही हो जाता है। यानी जब पेड़ पौधे, सारे पत्ते, सारे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं एक टाइम में, बाद में फिर उसी पेड़ पौधों में हरियाली और नए नए ब्रांच और नई नई पत्तियाँ उसमें आ जाती है। तो ये क्या है? एक लाइफ साइकिल है हमारा। यानी हम लोग क्या हुए? जन्म लिए, बॉर्न हुए, फिर हम लोग एडल्ट हुए, फिर हम लोग ओल्ड हुए, और फिर हम लोग डेथ हो गए। ये लाइफ साइकिल है, राइट। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्र जो है, ये निरंतर चलता रहेगा। तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं। बस हमें अपना ऑब्जेक्टिव, हमें अपना मोटो हमेशा याद रखना है कि हम आखिर इतना भागम भाग और इतना दौड़ भाग किस लिए कर रहे हैं। वी नीड टू स्टॉप आवरसेल्फ फॉर अ व्हाइल, और देयर आफ्टर वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवरसेल्फ, राइट। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को मंथन करना है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट। आगे
पोइट क्या लिखते हैं, पेब्लो नेरूदा कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहते हैं कि मैं चलो अब फिर से 12 तक काउंट करता हूँ और आप चुपचाप रहो, शांत रहो, जैसा कि उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि अब मैं चला, यानी मैं अब चल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कम से कम फॉर अ सेकेंड, फॉर अ वाइल और एटलीस्ट 1 to 12 hours we need to stop ourselves, we need to pause our life journey and we need to introspect, यानी हमें अपने आप को जांच करना है, राइट। सो दिस इज द पोएम ऑफ द पेब्लो नेरूदा। यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टू हैव नॉट ट्रक विद जो फ्रेज है, इसका मीनिंग यहाँ देख रहे हैं क्या है, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विथ, यानी यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व की बात हो रही है, नॉट इन्वॉल्व यानी इन्वॉल्व नहीं होना, इंडोर्स नहीं करना, यानी सपोर्ट नहीं करना, किसको, डेथ को। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आप डेथ मत समझ लेना, टोटल इनएक्टिविटी जो है वो डेथ नहीं है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोएटिक डिवाइस को। इस पोएम में पोएटिक डिवाइस कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि कोई भी पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा उसमें 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। कोई भी पोएम पढ़िए तो सबसे पहला क्या होता है, राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मीटर, ठीक है, मीटर होता है किसी भी पोएम में। तीसरा क्या होता है, फूट होता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, डिवाइस होता है। तो ये सब जो एलिमेंट्स है पोएम के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग राइमिंग देखते हैं इसमें और पोएटिक डिवाइस देखते हैं, राइट। चलिए और हम लोग स्टेंजा वाइज देखेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस कहाँ पे है और इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन पार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस इन ईजी मैनर, ओके। स्टे ट्यून हियर और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग राइमिंग स्कीम को कैसे पता करते हैं, तो पोएम के लास्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे 12 है, स्टिल है, तो मान लीजिए यहाँ पे 12 है, स्टिल है, अर्थ है, लैंग्वेज है, सेकंड है, मच है। इसका मतलब ये है कि इसमें राइमिंग स्कीम नहीं दिया हुआ, ये फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक है। फ्री वर्स हम उस पोएम को कहते हैं जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं मिलता आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब राइमिंग स्कीम नहीं है तो इसका मतलब पोएटिक डिवाइसेस हमें मिलेगा। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हम लोग यहाँ देख रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। इसमें क्या देख रहे हैं, वी विल। इस लाइन में W जो है और ये W यानी वाह वाह जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। इस दोनों लाइन में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड जो है ना, फर्स्ट उसका साउंड जो है रिपीट होता है, रिपीटेडली यूज होता है। जैसे वी विल, वाह वाह, यहाँ साउंड रिपीट हुआ है। वैसे कहीं भी वर्ड मिल जाए और उसका फर्स्ट लेटर जो है दोनों वर्ड का, ठीक है, अगर सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो एलिट्रेशन है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया। अब हम लोग एलिट्रेशन को ढूंढते हैं और कहीं है क्या। एक तो हमें यहाँ मिल गया, दूसरा देखिए सामने उसी के नीचे वी विल, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, वाह वाह साउंड, तो ये भी यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कहीं और है। चलिए इस लाइन में तो नहीं मिल रहा है, इट वुड बी एक्जॉटिक मोमेंट में नहीं है, विदाउट रस विदाउट इंजन में नहीं है, यहाँ पे मिला हमें वी वुड यानी वाह वाह, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये एलिट्रेशन है। चलिए आगे देखते हैं, सडन स्ट्रेंजनेस में सा सा, ये दो साउंड जो देख रहे हैं आप,
सा सा ये रिपीटेडली यूज हो रहा है, तो यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। अब ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं कि बीच में, मिडिल में या फिर एंड में अगर कोई साउंड मिल रहा हो तो वो एलिट्रेशन है, नहीं, वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, राइट। चलिए आगे स्टेंजा में देखते हैं, फिशरमैन वाले में कि ऐसा कहीं मिल रहा है हमें। देखिए यहाँ मिला हमें, हीज हर्ट हैंड्स, यानी हा हा, राइट, हीज हर्ट हैंड्स। ये जो लाइन है फर्स्ट लेटर सब सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। क्लियर है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि अगला स्टेंजा में भी कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाए हमें, ठीक है, एलिट्रेशन की। ओके, चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ, यहाँ पे देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया, वॉर्स विथ, यहाँ वाह, यहाँ भी वाह, फर्स्ट लेटर सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है, ठीक है। वॉर विथ, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, व, तो ये भी यहाँ पे एलिट्रेशन है। और आगे देख लीजिए, क्लीन क्लॉथ, का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग अभी एलिट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हम लोग एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, ALLITRATION, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच आप कह लीजिए। आगे हम लोग ढूंढ सकते हैं कि और कहीं तो नहीं है, चलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ व्हाट अबाउट, नहीं दिख रहा है। वी वर, देखिए यहाँ पे मुझे दिखा वाह, यानी वी वर, ठीक है, यहाँ भी पोएटिक डिवाइस जो है वो एलिट्रेशन है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही है, और आगे और देख लेते हैं, और तो नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप भी ट्राई करेंगे पोएम को ढूंढने का, लाइन बाय लाइन, की एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस क्या होता है। फिर से एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस को समझ लीजिए, कोई भी दो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एलिट्रेशन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कोई भी पोएटिक डिवाइस दिया हुआ है क्या। लेट्स फाइंड आउट, राइट। तो हम लोग शुरू में फिर आ जाते हैं पोएम के और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वोवेल वाला, यानी यहाँ पे एसोनेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ एसोनेंस, ASSONANC। एसोनेंस क्या है, एक पोएटिक डिवाइस है। मैं बीच में लिख दिया, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, राइट। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसोनेंस। एसोनेंस भी एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी वर्ड है अगर उसके मिडिल में या एंड में, अब फर्स्ट में नहीं, मिडिल में या एंड में अगर वोवेल साउंड हो और सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो एसोनेंस है। फॉर एग्जांपल, इस लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है, इसका मतलब यहाँ पे एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। आगे देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, इसका मतलब ये दो वर्ड जो है वो एसोनेंस है, ठीक है। तो ये पूरा लाइन में एसोनेंस है, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। आप ध्यान दे रहे हो, यानी फर्स्ट लेटर नहीं, उसके बाद मिडिल में या एंड में अगर सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो और रिपीट हो रहा हो तो हम उसको एसोनेंस कहते हैं, राइट। यही है इसका एसोनेंस का मीनिंग। अब आगे हम लोग कहीं और देख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को कि कहीं और तो है, तो और कहीं हमें दिख नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए और तो कहीं नहीं दिख रहा है, और अगर दिख भी रहा होगा तो यू कैन फाइंड आउट बिकॉज समथिंग यू हैड टू डू,
राइट। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं पोएटिक डिवाइस। यहाँ एसोनेंस हो गया। एसोनेंस का कॉन्सेप्ट फिर से आप याद रखिए, कोई भी वर्ड जो है उसका जो फर्स्ट लेटर छोड़ के फर्स्ट साउंड छोड़ करके इधर इन द मिडिल ऑफ द वर्ड्स और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स vowel sounds should be repeatedly used, right, and that is called assonance। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनाफोरा की। एनाफोरा, ये एनाफोरा जो है एक पोएटिक डिवाइस है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इस पोएटिक डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी लाइन है, जैसे मैं यहाँ एक लाइन देता हूँ, ठीक है, एक लाइन यहाँ दिया, एक लाइन यहाँ दिया, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, मान लीजिए एक वन स्टेंजा है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेंजास इन अ वन पर्टिकुलर पोएम। अगर यहाँ भी सेम वर्ड है और यहाँ भी सेम वर्ड है शुरू वाला, ठीक है, तो अगर दो लाइन में लगातार सेम वर्ड यूज हो रहा हो तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेंजा है, दो लाइन का कॉपलेट है, तो यहाँ पे नाव है, यहाँ एंड है, यानी सेम वर्ड तो नहीं है, तो इसमें नहीं मिलेगा हमको एनाफोरा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे लेट्स है, यहाँ पे भी लेट्स है, दोनों में सेम वर्ड मिला, तो ये दोनों क्या हुआ? एनाफोरा हुआ। क्लियर है? ऐसा कोई और वर्ड हमें देखने को मिलेगा अगर, तो हम लोग का एनाफोरा होगा। चलिए देखते हैं, ऐसा कोई लाइन में नहीं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी लाइन में नहीं है इस पोएम में। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, राइट। आई होप you understood very well my explanation, bilingual explanation you can say in the English. I have tried to impart the total concept of this poem written by Pablo Neruda, और बेसिकली इस पोएम का मीनिंग और मैसेज यही है कि वी विल हैव टू काउंट अप टू 12 and within counting 12 hours we will have to examine or introspect ourselves, यानी खुद को जांचिए, खुद को परखिए कि what to do and how to do and why to do, क्यों करें, कैसे करें और क्या करें लाइफ में, राइट। I hope you have enjoyed a lot with my explanation. I will upload next part of this poem, and in the particular upcoming part we will discuss about question answer of this poem in detail, right? So subscribe my channel and share, like and hit the bell icon so you will get the upcoming videos. Thank you. And if you want to say something, you can write in comment box. That means I can get your idea and queries so that I will react on that. चलिए आज के लिए इतना ही। Have a good day.